स्वागत है आपका मित्रों आपके और अपने YouTube चैनल आर स्टडी पॉइंट में। मैं आज पॉलिटिकल साइंस की बुक सेकंड का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो आगे देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ में इसको लाइक भी करें। चलो हम चलते हैं तो अपने मुख्य टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब हम NCERT की बुक को जब खोलकर देखते हैं तो सबसे पहले हमको यही मिलता है कि जो हमारा देश था वो पहले ब्रिटिश साम्राज्य से जकड़ा हुआ था, अंग्रेजी शासन था हमारे यहाँ। तो उसको आज़ाद कराने के लिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। जो हमारा देश 14 और 15 अगस्त की आधी रात को आज़ाद हुआ था। आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो देश है वो 14 और 15 की अगस्त की आधी रात को आज़ाद हुआ था। और आज़ाद होने के बाद ही हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 14 और 15 अगस्त की रात्रि को, तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था, और उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए जो एक भाषण दिया था, जनता को संबोधित किया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी में उस भाषण को चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। मैं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अब देखेंगे हम, अगला पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजी जो सरकार थी उसके बाद में दो बातों पर सबकी सहमति थी। अरे यार गलत है, सॉरी, आज़ादी के बाद दो बातों पर सबकी सहमति थी, मतलब ये हमारा पॉइंट है। तो इसको मैं विस्तृत रूप से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज़ादी आने के बाद लोगों की जो सहमति थी, हमारे यहाँ के नेताओं की जो सहमति थी, वो सहमति यह थी कि स्वतंत्रता के बाद शासन को लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो है, जब भारत आज़ाद हुआ है तो हमारे यहाँ दो सहमति थी, जो लोगों की दो बातों पर सहमति थी। वह थी, पहली थी स्वतंत्रता के बाद शासन लोकतांत्रिक सरकार मतलब के जरिए चलाया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद मतलब शासन जो है वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। मतलब हमारे यहाँ पर कोई शासन नहीं चलेगा, मात्र लोकतांत्रिक ही चलेगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वगैरह ये लोग रहेंगे और इस शासन को चलाएंगे। ठीक है। दूसरी सहमति हमारी यह थी कि सरकार सभी के लिए भले का कार्य करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जो है सभी के लिए भले का कार्य करेगी। भले का कार्य कि किसी के लिए कोई गलत कार्य नहीं करेगी, और सबके लिए एक जैसा कार्य करेगी। जो भी है कि ऐसा होता है कि गरीब बेचारे रह जाते हैं, और पैसे वाले या वैसे ऊंचे लेवल के जो व्यक्ति होते हैं उनको सरकार का फ़ायदा मिलता रहता है। तो सरकार ने, तभी लोगों ने सोचा था कि जो हमारी सरकार बनेगी वो सभी के भले के लिए कार्य करेगी। तो इसको हम विस्तृत से लिख सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा
चलिए तो आगे का टॉपिक हम देखते हैं। जो 1947 का साल था वो कैसा था, तो उसके लिए हम बताएंगे कि जो 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो वो साल हमारा हिंसा और विस्थापन का त्रासदी साल था। हिंसा और विस्थापन की त्रासदी भरा साल था। ऐसा हुआ था कि जब भारत का जब बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके दूसरी दूसरी जगह भागने लगे। तो वो जब उन भाग गए अपने घर से, अपनी धन संपत्ति जो थी वो अपने यहाँ पर ही छोड़ गए। तो उनका वो जितना भी उनका कमाया हुआ था वो सारा कुछ वहीं पर पड़ा था। तो इसी को हम समझते हैं कि हिंसा का हुआ साल था। और ऐसा भी हुआ था कहीं कहीं पर कि लोगों को मार दिया गया था, मारपीट बहुत हुई थी और देश में बहुत भयंकर तरीके से हड़कंप मच गया था। तो जो मुसलमान लोग थे वो यहाँ से भारत छोड़ करके पाकिस्तान में जा रहे थे, और जो हिंदू पाकिस्तान में थे वो भारत में आ रहे थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक दे रहा है, दूसरा पॉइंट है हमारा, यह है लाखों लोग जो थे मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए थे और बहुत लोग बेघर हो गए थे। बताया था मैंने आपको कि लाखों लोग जो थे वो मारे गए और बहुत लोग थे वो बेघर हो गए। इसको आप आई होप समझ में आ गया होगा ये आपको। चलिए तो आगे का हम देखते हैं। अब राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थीं, तो इनको हम देख सकते हैं। चलो आगे हम देखते हैं ये राष्ट्र निर्माण की प्रमुख जो 3 चुनौतियाँ थी वे कौन सी थीं। तो चलिए, सबसे पहली चुनौती थी हमारी भारत को एकता के सूत्र में बांधना। ये भारत जो था वो पहले इधर उधर भटका हुआ था। क्या था, इसमें कई जनजातियाँ थीं। पहले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई पाकिस्तान की तरफ भाग रहा है, कोई किसी पार्टी में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मतलब लोग बिछड़े हुए थे। तो इसको ना भारत को एकजुट करना, अगर भारत को एकजुट नहीं करेंगे, पहले की तरह अगर रहेगा तो फिर दूसरा साम्राज्य हमारे यहाँ आकर के शासन जमा सकता है अपना दोबारा से। इसलिए इसको भारत को एकत्रित करना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये था कि लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना। भारत में जो है लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना, वो पॉइंट मैंने आपको भी पहले भी दिया था एक, तो ये है लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना। तो लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना, तो इसको हम पहले भी आपको समझाया था कि इसको मतलब कहीं कहीं पर होता है तानाशाही राज्य, जैसे जनता का जो कार्य सही से नहीं हो पाता है, और तानाशाही जो राज्य वाला तानाशाही जो होता है वो जनता को परेशान करता रहता है, देश को पूरे को परेशान करता है। ये शासन हमारे यहाँ नहीं चलेगा, ये हमारे यहाँ चलेगा लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं तीसरा कौन सा है। तो सारे समाज का भला करना, मतलब भारत के जो जितने भी नेता थे उनका सभी का मत यह था कि हमें ऐसी सरकार बनाएंगे जिससे सारे समाज का भला करना, मतलब हमारी सरकार जो होगी वो सारे समाज का भला करेगी, एक का नहीं करेगी। ये है, मतलब सारे समाज का भला करेगी, एक का नहीं करेगी। क्योंकि वैसे भी हमारे देश में इतनी गरीबी है, और गरीबी होने के कारण हमारे पास इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और वो भी सरकार सही से कार्य नहीं करे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सरकार जो है वो सारे समाज के लिए भला करेगी, एक के लिए नहीं करेगी। ठीक है, चलिए आगे का हम देखते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और आगे का जो रह जाएगा आपको वो अगले पार्ट में दिया जाएगा। तो ये हमारा द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, इसको करके हम आपको अगली वीडियो में आपको बताएंगे फिर आगे का। चलिए, ये हमारा है द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत ये है कि ये जो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ये जो मुसलमान लोग थे इन्होंने एक सिद्धांत मतलब बनाया था, इन्होंने एक बनाया था लीग, मतलब इनका एक ग्रुप था। बंद कर ले जाए, पल्लंग ले जा। द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब ये है कि
मुस्लिम लोग जो थे उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया और उसको द्विराष्ट्र मतलब जो मुस्लिम का लिंग था उसे मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत ये था कि मतलब मुस्लिम जो लिंग थी उनके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। ठीक है, मुस्लिम जो लिंग थी मतलब मुस्लिम लिंग क्या था, ये मुस्लिमों का एक लिंग मतलब ग्रुप था, उसमें मुस्लिम के बड़े बड़े नेता मुस्लिम लीग में थे, ये उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत था द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो इसके तहत भारत के दो कौमों का देश था, मतलब इसके तहत जो द्विराष्ट्र सिद्धांत में कहा जाता है कि इसके तहत जो था भारत वो दो कौमों का देश था। कैसे, एक तो हिंदू और एक मुस्लिम, क्योंकि मुसलमान जो लोग थे वो भारत को अलग करना चाहते थे, तो उसमें से मतलब भारत में से दो हिस्से हो गए थे, तीन हिस्से हुए वैसे तो दो तो मुसलमानों को चले गए और एक था वो भारत अलग रह गया। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक तो है ही है अभी, और उसके बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश कहा जाता है, उसे बंगाल में से कटा हुआ था, और ये पाकिस्तान पंजाब और ये मतलब इन देशों राज्यों में से कटा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब जो इसमें कहा गया है कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई, मुसलमान जो थे उनके लिए एक अलग देश की मांग की गई, मुसलमान जो थे अपने अलग देश की मांग कर रहे थे, तो भारत के पहले तो इसको मंजूरी नहीं दी, लेकिन अब ज़्यादा ही कर रहे थे तो उनको फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया, इसमें मुसलमान चले गए। ठीक है, आप आई होप ये समझ में आया होगा, और आगे देखते हैं। लेकिन मैंने बताया आपको कि दे नहीं रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो थी, इसने कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस जो पार्टी थी उसने इसका विरोध किया, तो समझ में आएगा आपको। मतलब ये जो मुसलमान जो थे वो अपना देश अलग चाहते थे, तो इसके लिए कांग्रेस सरकार थी उसने इसका विरोध किया। ठीक है, चलिए, और ये आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें कि जो है मुस्लिम लीग, इसमें जैसे किताब में दिया नहीं गया है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से दिया है ये। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। ये है मुस्लिम लीग, मतलब 1906 ईस्वी में बनी थी। मुस्लिम लीग का मतलब होता है कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मुसलमानों के जो समूह था, मुसलमानों के बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने भारत से अपना मतलब देश अलग करने की बात की थी, मुसलमानों की पाकिस्तान को अलग करने की बात की थी। तो ये ना इसको ही लिंक आ गया है, मतलब ग्रुप था मुसलमानों का, ये 1906 में बना था। ठीक है, और ये बना था वो किसके लिए बना था, वो मुसलमानों की रक्षा करने के लिए बना था। ठीक है, ये ग्रुप जो बना था वो मुसलमानों की रक्षा करने के लिए बना था। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें। धन्यवाद आपका।